नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। एआई समिट जो भारत मंडपम में दिल्ली में हो रहा था वो खत्म हो चुका है। लेकिन इसके बाद एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है कि भारत यहाँ से एआई में भारत का सफर कहाँ तक जाएगा। क्या भारत एआई के मामले में एक ग्लोबल हब बन पाएगा या नहीं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर हम समझेंगे और हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नितिन सेठ हैं जो कि को फाउंडर हैं, सीईओ हैं इंसिडो इंके, जो कि एक डिजिटल डेटा एआई सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, यूएस बेस्ड। साथ ही साथ अगर उनके हम बैकग्राउंड की आपको बात करें तो वो उनके पास 30 सालों का अनुभव है। वो फ्लिपकार्ट के सीओओ रह चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने फिडिलिटी इंटरनेशनल में भी काम किया है। आई एम आपको बता दें लखनऊ के वो एलुमनाई हैं। तो एआई को लेकर लगातार वो गहन चिंतन कर रहे हैं। उनकी बुक भी एक प्रकाशित हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि इस समिट से हम क्या इसका निचोड़ निकाल पाएंगे और भारत का भविष्य वो किस तरीके से देखते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फेडरल देश के हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार मनीष जी। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। अधिकतर हमारी जो चर्चा एआई के ऊपर होती है वो अंग्रेजी में होती है और इंग्लिश मीडिया से होती है, बट जो एआई का मुद्दा एक पूरे देश के लिए है, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, भारत के लिए है। तो मेरे को आपसे बात करने में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो अंग्रेजी वाली नहीं है, जिसके पास ये टॉपिक जाना चाहिए, जो मेरे को लगता है कि आपके मीडियम से जो हम पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, मेरा पहला सवाल यहीं से शुरू होता है कि एआई समिट के पहले हमने सर देखा किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के जो स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड भारतीय कंपनियां हैं वो क्रैश कर रही थी। न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी लगातार वहां पे हम देख रहे थे क्रैश कर रहा था नैस्डैक पे एंथ्रोपिक के चलते। तो सर, सॉफ्टवेयर कंपनियों के सामने किस तरीके की मुश्किलें आपको नजर आ रही हैं, एआई जिस तरीके से उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा। मनीष जी, एआई जो है वो एक दो सिरे वाली तलवार है। सो उससे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, और हमें दोनों को समझना जरूरी है। सो एआई से जो है कई चीजें होती हैं। तो पहला तो जो सबसे अभी हो रहा है कि एआई से एक बहुत बड़े पैमाने पे ऑटोमेशन हो रही है। वैसे तो टेक्नोलॉजी में हमेशा ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में हुई हुई है, बट एआई में अलग ये है कि ये ऑटोमेशन सिर्फ एक निचले जो आसान रोल्स की नहीं है। ये काफी जो है, जो सिर्फ एक्टिविटी नहीं बट एक डिसीजन मेकिंग की ऑटोमेशन हो रही है। और जो है एआई जो टेक्निकल रोल्स हैं मनीष जी, उसमें तो बहुत ही हावी है। तो वो सबसे जो बढ़िया ऑटोमेशन वो टेक्निकल रोल्स की करता है। तो जो पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है और स्पेशली टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडस्ट्री है जो हमारे भारत में अधिकतर है, उस पे तो वो काफी भारी होने वाला है। उस चीज से हम भाग नहीं सकते हैं। उससे भारी होने वाला है ना। उसके साथ साथ और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एआई क्रिएट करता है, बट इसमें कोई मेरे मैं पिछले 1.5-2 साल से बोल रहा हूं कि इसका पहले एआई का जो एक फायदा बहुत है, और उसकी हम और जो हम चर्चा करेंगे, बट जो एक जॉब्स के ऊपर इम्पैक्ट है और टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनीज के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो है, और वो नेगेटिव है। और उसको हमें स्वीकार करें तो बेहतर है। अगर हम स्वीकार करेंगे तो हम उसके बारे में कुछ कर पाएंगे। अगर हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो हम शायद उसको हम ठीक तरीके से उसके बारे में कुछ कर नहीं पाएंगे मनीष जी। तो सर, दोनों पहलुओं को देखना होगा, चैलेंजेस भी देखना होगा और उसके फायदे किस तरीके से आप सर बता रहे हैं। लेकिन एक प्रमुख जो सवाल उठता है कि हमने देखा चाइना में पिछले साल डीप सीक का जिस तरीके से वहां पे जिक्र हुआ, अचानक से वो आया। अमेरिका में तो ओपन एआई लगातार इसको लेकर एक्टिव था। लेकिन भारत इस मामले में से क्यों पिछड़ गया? क्योंकि हमारे यहाँ एक से एक दिग्गज कंपनियां हैं, टीसीएस है, विप्रो, इन्फोसिस है, जिनके जो कि दुनिया भर में उनकी ख्याति है, सर्विसेज इंडस्ट्री भारत का दुनिया में जाना जाता है। लेकिन हम एआई के मामले में इनोवेशन में क्यों पिछड़ गए?
ये बिल्कुल सही सवाल है और ये शायद सही अभी एआई समिट को लेते हुए बहुत हमारा एक पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म हुआ है देश में, और वो बहुत सही बात है, वो बहुत ज़रूरी भी था। बट हम ये चीज़ से नहीं इसको नहीं जुटला सकते कि अमेरिका और चाइना भी हमसे बहुत आगे हैं। और इसका है कि क्या कारण है? देखिए, हमारी जो टेक सर्विसेज इंडस्ट्री, और मैं भी उसी का एक पार्ट हूँ, तो मैं खुद अपने ऊपर भी मैं बोलूँगा कि देखिए, हमने हमने जो ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, बट हमने उसको अप्लाई नहीं करा है मनीष जी उस तरीके से। जो सर्विसेज बिजनेस है ना, एक बहुत आसान बिजनेस है। वो एक नदी जैसे बहती है वैसा बिजनेस है, ठीक है? वो उसमें आप बहुत एक प्रॉफिट कमाते हैं, और वो जो प्रॉफिट है वो आपको, जो स्टॉक मार्केट भी आपसे एक्सपेक्ट करने लगती है, और आप उसी एक जो ना धारा में आप बहते रहते हैं। जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका में और चाइना में बनी है, उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, और वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का मुद्दा नहीं है, उसमें उसके लिए एक माइंडसेट भी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, बट हमारा वो माइंडसेट और हमारा एक बिजनेस मॉडल शायद नहीं रहा है भारत में। और मैं मानता हूं कि ये एक विफलता है हमारी, ये विफलता है हमारी, कि ये हमें करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना कुछ असंभव नहीं है कि जैसे एंथ्रोपिक है या और चीजें हैं कि हम नहीं बना सकते थे। ये हमारी विफलता है। बट अब जो है, देर आए दुरुस्त आए, जो जो है, अगर अभी भी हम कर सकते हैं तो हमें हमें मानना चाहिए कि हमारे पास बहुत स्ट्रेंथ्स हैं। हम बहुत शॉर्ट साइटेड रहे हैं, हम प्रॉफिट के पीछे भागते रहे हैं, बट अब हमें हमें थोड़ा शायद जो एक लात भी पड़ रही है हमें पीछे से, तो उसका उससे हमें अब एक अवेयर हो जाना चाहिए, और उसको हम कर सकते हैं। अगले 2-3 साल में हम गेम को चेंज कर सकते हैं। सर, जिस दिन प्रधानमंत्री का संबोधन था, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि उनको भारत का एआई में भाग्य नज़र आता है, भविष्य नज़र आता है। तो ये भविष्य, आप किस तरीके का भविष्य देखते हैं जिसका प्रधानमंत्री ज़िक्र कर रहे हैं? मैं उनसे 100% सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। मनीष जी, एआई भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो मेन एआई का जो क्यों मैं इतना इतना मेरे को क्यों लगता है एआई के बारे में, क्योंकि जो एआई का जो नेचर है ना, उसको अंग्रेजी का मैं शब्द यूज करूंगा, उसका नेचर है डेमोक्रेटाइजिंग। इट डेमोक्रेटाइजेस नॉलेज, इट डेमोक्रेटाइजेस इंफॉर्मेशन, इट डेमोक्रेटाइजेस एक्सेस। ये आप चाहे काकीनाडा में बैठे हैं, नवसारी गुजरात में बैठे हैं, भटिंडा पंजाब में बैठे हैं, आपके पास अब जो है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में या स्टैनफोर्ड बर्कली में जो इंफॉर्मेशन है या जो टूल्स अवेलेबल हैं, वो आपके पास अब अवेलेबल हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक जो हमारा, जिस तरह हमारी बिजनेस रहा है, वो एक इंफॉर्मेशन और नॉलेज स्किरसिटी का चीज रही है, स्किरसिटी की बात रही है। जो एक डेटा एक्सप्लोजन हुआ है और उसके बाद अब एआई एज है, उससे एकदम जो ये बहुत एक्सप्लोजन हो गया, तो स्किरसिटी की तो बात ही नहीं है। तो ये भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे जो बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी डिजिटल और एआई नेटिव हैं, उनको इतनी सिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो छोटे छोटे बच्चे एप्स बना रहे हैं। तो ये डेमोक्रेटाइजिंग जो है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दो और मैं बातें रखूंगा कि अमेरिका और चाइना, ऐसा नहीं कि उनका जो मॉडल्स जो हैं वो कोई बहुत ही परफेक्ट है। अमेरिका की सबसे आगे उन्होंने पैसा बहुत उन्होंने लगाया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रही हैं अमेरिकन कंपनीज। बट उससे क्या हो रहा है मनीष जी, कि जो उनका एआई है वो बहुत ही कंजम्पशन इंटेंसिव है। उसमें जो कंप्यूट की, स्टोरेज की जो आवश्यकता है वो बहुत अधिक है, बहुत एक्सपेंसिव है। और उससे इतना एक्सपेंसिव है कि उससे कोई आरओआई नहीं निकल रहा है। जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ काम करता हूं, जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, वहां पे अभी एआई से कोई आरओआई नहीं है। उसके साथ साथ जितना ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उससे तो ये पूरा हमारी जो क्लाइमेट, हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से भारत के लिए एक फ्रूगल एआई जो है, हमारा एक स्ट्रेंथ रही है हमेशा मनीष जी, जुगाड़। और जुगाड़ का शायद कई बार नेगेटिव
जो है ना एक तात्पर्य भी रहा है, बट अब इसको मेरे को लगता है पॉजिटिव कर सकते हैं कि क्या हम एक फ्रूगल इनोवेशन कर सकते हैं कि जो अमेरिका में जो एआई बना है उससे एक 10 1/10 या 100th कॉस्ट पे हो, मेरे हिसाब से हो सकता है ये। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी। दूसरी तरफ चाइना, चाइना का जो एआई है वो मेरा मानना है कि एआई अमेरिका का जो काम हुआ उससे भी आगे है। उन्होंने एक्चुअल फ्रूगल एआई करा है, ठीक है, बट चाइना के साथ समस्या है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं चाइना के टूल्स को, चाइना के डेटा को। और हमारे लिए स्पेशली एक जो ग्लोबल साउथ है उसमें इंडिया की बहुत एक्सेप्टेबिलिटी है और ज्यादा रिलायबिलिटी है। तो हम ये दो चीजें जोड़ें, अगर फ्रूगल एआई जोड़ें और हम ये जो है ट्रस्टेड एआई की बात करें, इनको जोड़ के, और प्लस हमारा जो एक है कि पूरे जो है भारतवर्ष में अब हमारे जो नौजवान हैं उनको हम एक बीड़ा लगा दें कि एआई फर्स्ट, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से मेरे हिसाब से तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। सर निश्चित तौर पर आपने ये भी बताया कि एआई बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है और लेकिन इसके फ़ायदे का सर ज़िक्र करते हैं क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है और आप इस बारे में बताएं सर कि आज के युवा जो है इस एआई से थोड़ा-सा डरे हुए भी हैं कि उनकी नौकरियाँ छीन लेगी। लेकिन ये बताइए सर कि किस तरीके से वो अपने स्किल्स को आगे बढ़ाएँ, खुद को डेवलप करें, फ्यूचर प्रूफ बढ़ाने के लिए आप उनको क्या सलाह देंगे? इसको दो भाग में लेते हैं मनीष जी। पहला लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, फिर लेते हैं कि हमें हमारे युवा को क्या करना है। एआई से चार चीजें होती हैं। पहला है पर्सनलाइजेशन, कि जो भी आपका इंटरेक्शन है उसको हम पर्सनलाइज अब कर सकते हैं। देखिए जो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उससे एक बात हुई, स्केल, बट स्केल का मतलब हुआ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अब एआई से हम उसको पर्सनलाइज करते हैं कि जैसे आप नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, आपको पर्सनलाइज कुछ चीज दिखती है। अब वही पर्सनलाइजेशन मनीष जी हर इंडस्ट्री में हो सकती है, हर इंडस्ट्री में। आप एजुकेशन का सोचें कि एजुकेशन में हर बच्चा अलग होता है, बट हम क्लास में पढ़ाते हैं। अब आगे सोचिए कि एआई के थ्रू हर बच्चे के लिए, जैसे गुरुकुल में होता था, एक पर्सनलाइज एजुकेशन हो सकती है, बट गुरुकुल तो स्केलेबल मॉडल नहीं था। अब एआई से तो उसको स्केल कर सकते हैं। हेल्थ केयर में भी वैसा कर सकते हैं, कितनी बड़ी चीज है वो पर्सनलाइजेशन। दूसरा ऑटोमेशन, जिसकी हमने बात करी कि ऑटोमेशन बहुत ही बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने पे नहीं। तीसरा इनोवेशन, इन दोनों को जोड़े तो इनोवेशन। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं हेल्थ केयर का ही, कि हेल्थ केयर में जो ड्रग डेवलपमेंट है उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर जाते हैं मनीष जी, और कई बार 10-10 साल लग जाते हैं। अब एआई को यूज करके, सिंथेटिक डेटा को यूज करके उसको 1-2 साल में नई ड्रग्स बन रही है। कितनी बड़ी चीज है ये। शायद हम कैंसर का भी जो है सोल्यूशन हम ला पाएंगे अब इससे। और चौथा है कि न्यू बिजनेस मॉडल्स, न्यू बिजनेस मॉडल जिसको एआई नेटिव बिजनेस मॉडल्स बोला जा रहा है, कि जहां पे बहुत कम लोगों की आवश्यकता है और अब बहुत जल्दी स्केल कर पाते हैं। बहुत चर्चा है कि अब सिंगल पर्सन बिलियन डॉलर कंपनी, सिंगल पर्सन, अगर सिंगल पर्सन ना भी हो मनीष जी, फिर भी कुछ लोगों से काफी बड़ा करा जा सके। तो ये सब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। इनसे क्या होने वाला है मनीष जी, ये जो एआई के फायदे हैं या जो इंपैक्ट है, हर इंडस्ट्री डिसरप्ट होगी अगले 5-10 साल में। थोड़ा सा आगे देखें हम, 1-2 साल से आगे देखें, अगर हम 5 से 10 साल देखें, हर इंडस्ट्री डिसरप्ट होगी। चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज है, चाहे वो टेलीकॉम है, चाहे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, हर इंडस्ट्री। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि जो अभी बड़ी कंपनीज हैं वही जीतेंगी, बिकॉज ये डिसरप्शन बहुत बड़ा है। ये यहां पे एंटरप्रेन्योर्स जीतेंगे मनीष जी, एंटरप्रेन्योर्स जीतेंगे। और वो भारतवर्ष के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे युवा के लिए अपॉर्चुनिटी है कि भैया अब जॉब्स तो जाने वाली है, ठीक है। अगर आप उसी के पीछे पड़े रहे तो फिर तो दुख ही मिलेगा आपको, ठीक है। बट जहां पे जॉब्स जाने वाली हैं अगले 10-15 साल जो हैं, वो शायद ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा वैल्यू क्रिएशन होने वाला है। जितना पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वैल्यू क्रिएशन हुआ था, जैसे भारत पहले 25% ग्लोबल जीडीपी था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के होते हम 1% या उससे कम पे आ गए। अब ये एआई के रहते जितना तब वैल्यू क्रिएशन हो तो उससे शायद 10 गुना होने वाला है।
और वो एक एंटरप्रेन्योरियल वैल्यू क्रिएशन है, और वो हमारे भारत के युवा के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो एक जॉब के पीछे भागना छोड़ो और एक जो है एंटरप्रेन्योर बनो, प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके लिए अब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अहम वर्ड है जो हम यूज नहीं करते। हम एकदम टेक्निकल या फंक्शनल नॉलेज के पीछे भागते रहते हैं मनीष जी। बट क्या हो रहा है कि एआई से वो जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो खा रहा है एआई। अब ये जो सी प्लस प्लस या जावा प्रोग्रामिंग तो कम रेलेवेंट है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत बड़ी चीज है, क्रिएटिविटी बहुत ही बड़ी चीज है। तो हमें जो युवा के लिए और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम भी है, उसको एक ये हार्ड स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स से हमें ये फाउंडेशनल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर फोकस देना जरूरी है। बिकॉज जो एक मुद्दे की बात है, अगर मैं आपके जो ऑडियंस के लिए छोड़ना चाहूं, कि एआई एज इज द एंड ऑफ जॉब्स, बट इट हेरल्ड्स द एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल सर। और हमने देखा था भी 90 के दशक में किस प्रकार कंप्यूटर जब सभी जगह बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशंस में आए, तो एक उस समय पैनिक, ट्रेड यूनियंस लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसने एक नया सर्विस इंडस्ट्री भारत में खड़ा किया, जो कि आज की तारीख में उस एग्रीकल्चर को पीछे छोड़ के सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। तो सर, लेकिन आपने सर महत्वपूर्ण बात बताई कि एजुकेशनल सिस्टम को लेकर आपने जिक्र किया। इसके लिए तो एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव करने होंगे हमारे शिक्षा प्रणाली में। आप एआई के को ध्यान में रखते हुए किस तरीके का बदलाव की वकालत करेंगे, सलाह देंगे सरकार को, क्या करना चाहिए इस दिशा में? मनीष जी, मुद्दे की बात यही है जो आपने बोली है। बिकॉज अगर आप पूरा इसको सोचें और भारत को अगले 1-2 साल नहीं, 5-10 साल का सोचें, तो वो एजुकेशन पे ही सब कुछ डिपेंड करने वाला है। और अभी शायद थोड़ा एक भ्रांति है कि हमें कुछ एआई पढ़ाना है लोगों को। मेरे हिसाब से वो तो एक बहुत ही बेसिक चीज है मनीष जी। कौन सा बच्चा है जिसको एआई यूज करना नहीं आता है आज? जो हमें, जैसे हमने पहले भी बात करी कि हमें हमें एक दिशा बदलनी है, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें एंटरप्रेन्योर्स बनाने। एजुकेशन सिस्टम का आज आउटपुट है जॉब सीकर्स। जॉब सीकर्स, उसको हमें चेंज करना है टू बी न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। और वो एक स्कूल के लेवल से स्टार्ट होना चाहिए कि हम बच्चों को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैसे दें। ऐसा नहीं कि सिर्फ कागजी पढ़ाई, जो शायद अमेरिका में मेरे को लगता है कि काफी अच्छा होता है, कि शुरू से बच्चों को हाथ से करने का फोर्स किया जाता है। और शायद वहां पे ये भी है कि पेरेंट्स जो हैं वो ऐसा नहीं, वो बच्चों को बोलते हैं कि भैया जाके आप खुद एक नौकरी करो। स्कूल में भी तो बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम कैसे बिल्ड करें उनको। जो कोई भी स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर जो चीज है वो हवा में तो नहीं होती है, उसके लिए कोई आपको एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्री, कुछ एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर स्टीव जॉब्स या इलॉन मस्क ने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई, तो अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो कहीं उन्होंने हाथ से काम करा हुआ है उस चीज के साथ। तो हम अपना एजुकेशन जो सिस्टम है उसको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन कैसे बनाएं। हमने हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की पहले भी मैंने बात करी कि अभी हमारे देश में जिसे हम बोलते हैं रोट लर्निंग, कि हम एक किताब पढ़ के उसको हम उस पर विश्वास करते हैं। बट ओपन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम कैसे इनकरेज करें, क्रिएटिविटी को कैसे हम इनकरेज करें। बिकॉज देखिए, कोई भी एक बात हमें समझना जरूरी है ए के बारे में मनीष जी, कि जो भी काम है जो गिवन है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एआई बहुत अच्छा कर लेगा। ठीक है, काफी चर्चा होती है ह्यूमन इन द लूप, आपने ये सुना होगा, ह्यूमन प्लस एआई। बट ये एक छोटे टाइम के लिए है मनीष। बिकॉज कोई भी जो काम है उसमें आज ह्यूमन की जरूरत है, बट एआई सीख रहा है आपसे, एआई सीख रहा है, तो कल को ह्यूमन की जरूरत कम होने वाली है। तो ह्यूमन का रियली जो जो हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन है कि वो काम से ऊपर बढ़े, उसके लिए हमें क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम स्कूल के लेवल पे ही क्रिएटिविटी को कैसे इनकरेज करें। तो ये 3-4 जो हैं, जो मैंने बात करी, कि एक बुक से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी,
रिस्क टेकिंग, बच्चों को ही स्टार्ट करें कि जो एक स्टार्टअप का कैसे करा जाए। मैंने एआई समिट में भी देखा, कुछ मैंने काफी छोटे बच्चे भी आए हुए थे, और अभी मैंने एक जो था, एक ऑर्गेनाइज हुआ था आईआईटी दिल्ली में, मैंने देखा कि वहां पे मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि 5वीं 6ठी कक्षा के बच्चे थे, दो बच्चियां थी गुजरात से आई हुई थी, उन्होंने ऐप बनाई थी फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। अब मान सकते हैं 5वीं 6ठी क्लास की। तो भारत में पूरा पोटेंशियल है, पूरा पोटेंशियल है, बट हमें इस चीज पे अब ये जो अभी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को हमें मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेके आना है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको ये ना हो कि भैया मेरे को जॉब करनी है, उनको है कि भैया मेरे को तो एंटरप्रेन्योर बनना है। और एक और मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज बोलूंगा कि जो आपने बात करी कि कंप्यूटर एज में सर्विसेज इंडस्ट्री जो क्रिएट हुई, एआई एज में वो ही सर्विसेज इंडस्ट्री खत्म होगी, ओके, बट प्रोडक्ट इंडस्ट्री क्रिएट होगी। और हमें अब एक शिफ्ट करना है सर्विसेज से प्रोडक्ट के लिए, और जो प्रोडक्ट हमें सोचना है, हमें सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं सोचना है, बट हमें एक कॉन्फिडेंस रखना है और एबिलिटी बनानी है कि हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बना पाए। सर क्योंकि आपने सारे कुछ कवर कर दिया, तो जो इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पे कंप्यूटर साइंस लड़के पढ़ने जा रहे हैं, कोडिंग सीखने के लिए जा रहे हैं, तब तो एआई सारा कुछ ये काम कर सकेगा, कोडिंग कर सकेगा, राइटिंग, डेटा एनालिसिस कर सकेगा। तो जो स्टूडेंट्स अपनी जो एनर्जी है उसको कहाँ उनको केंद्रित करनी चाहिए, कहाँ उनको अपनी खपानी चाहिए जिससे वो आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर सके? ये देखिए, कंप्यूटर साइंस अभी यही यही एक जो है ना कि दुनिया किस तरह चेंज हो रही है। 2 साल पहले तक भी, शायद अभी तक भी, शायद अगर आप इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो तो वो शायद एक पेरेंट के लिए और बच्चे के लिए भी सबसे सबसे बढ़िया चीज है। वो ही जो चीज है मनीष जी, सबसे पहले एआई अटैक कर रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। हमारी कंपनी में, हमारी जैसी कंपनीज में 35-40% प्रोडक्टिविटी आ रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये तो और होने वाला है। नाउ ऐसा नहीं है कि सारा टेक्निकल काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा कि रोल्स कम होंगे, बट जो रोल्स रहेंगे वो वहां पे जो टेक्निकल जो डेप्थ की जरूरत है वो ज्यादा रहेगी। सो आपने शायद एक टर्म सुना होगा, डीप टेक। भाई अगर आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो फिर एकदम कंप्यूटर साइंटिस्ट बने, ठीक है। आप हल्के फुल्के प्रोग्रामर अगर बन रहे हैं तो उसका तो फायदा नहीं है, ठीक है। या तो कंप्यूटर साइंटिस्ट बने कि जैसे डीप सीक बना या ओपन एआई बना या भारत में सर्वम बना रहे हैं, आप वैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं कि जो आगे आप और बड़ी इनोवेशन करने वाले हैं, या तो वैसे बने। तो वो तो शायद मनीष जी सबके लिए नहीं है, वो कुछ लोगों के लिए है। तो बाकी लोगों के लिए जो है, अगेन मैं वही बात बोलूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए कैसे एजुकेशन, हमारे कॉलेजेस को एक चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं अमेरिका में देखता हूं, मैं अब बे एरिया में बर्कली, स्टैनफोर्ड वगैरह कॉलेजेस को देखता हूं, तो मनीष जी सिर्फ कॉलेज नहीं है, तो सिर्फ कॉलेज नहीं है, वहां पे एक पूरा इकोसिस्टम बना है कि जहां पे बिग टेक भी है, जहां पे स्टार्टअप्स भी हैं, जहां पे वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं, और जहां पे कॉलेज भी है और स्टूडेंट्स इस सबके बीच में हैं, ठीक है। तो वो पूरा अपना समय जो है इन सब चीजों में लगा रहे हैं, वो सिर्फ कॉलेज में नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। और मेरा तो हर कॉलेज को, क्योंकि हम जो है हायर करते हैं बहुत सारे कॉलेजेस के साथ, और मैं उनमें बहुत, क्योंकि आपने बताया कि मेरी किताब भी रिलीज हुई, 2 किताबें पिछले 2 साल में, ह्यूमन एज इन द एआई एज। तो मैंने कॉलेजेस में गया हूं और हर जगह मैं उनके जो लीडर्स हैं उनको यही बोल रहा हूं कि भैया आप कॉलेज को कॉलेज मत समझें, आप कॉलेज को अब री इन्विजन करें कि ये इकोसिस्टम का पार्ट है। और कोई भी इकोसिस्टम बनाने के लिए, जैसे सिलिकॉन वैली, बे एरिया जो है दुनिया का एपिसेंटर है टेक्नोलॉजी का, तो उसमें स्टैनफोर्ड और बर्कली का बहुत बड़ा रोल रहा है मनीष जी। तो हम तो बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आईआईटी आईएम ही है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भारत में नए नए कॉलेजेस आ रहे हैं, और जो एंटरप्रेन्योर्स ये कॉलेज बना रहे हैं, और जहां पे ज्यादा एग्रेसिव है,
तो बट ये कॉलेज को अब कॉलेज नहीं, एक पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनना चाहिए, और स्टूडेंट्स को एक सिर्फ एक अपना डिग्री नहीं, बट जो है दे हैव टू गेट एंगेज्ड इनटू दैट इकोसिस्टम वेयर देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर देम, और वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स पे काम कर पाए। सर, ये आपने युवाओं को लेकर बात की जो परस्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन एक जो कंसर्न हमने देखा एंथ्रोपिक के सीईओ ने, डारियो अमोडेई ने समिट में कहा, उन्होंने कहा कि एआई अपने आप जो है काम करना लोगों या लेकिन उसका लोगों के द्वारा और सरकारों द्वारा गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किस तरीके की गलत इस्तेमाल की वो जिक्र कर रहे हैं, जिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसका एक मिसयूज हो सकता है? देखिए, बहुत सारे लेवल्स पे है मिसयूज। देखिए, हम डीप फेक्स और जो इम्पर्सनिफिकेशन है कि वो तो हम देख ही रहे हैं। वो तो एक साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा रिस्क है ही है। बट उससे बड़ी बात भी है, ये उससे बड़ी बात भी है कि अब जो है कुछ लार्ज एआई कंपनीज जो हैं, अब उनके जो एलएलएम्स हैं या जिनको हम फाउंडेशनल मॉडल्स बोलते हैं, अगर वो बेसिस बनता है बहुत सारी एप्लीकेशंस का, और अगर उसका अंडरलाइंग डेटा जो है उसमें कुछ बायस है, तो वो बायस आगे फैलता रहेगा, आगे फैलता रहेगा। तो उससे तो बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो वो एक सोसाइटी के लेवल पे हो सकते हैं कि हमने ऑलरेडी देखा है कि सोशल मीडिया से इलेक्शंस जो हैं, चुनावों को प्रभावित किया जा रहा है। अब ये तो और कितना बढ़ जाएगा। आपने सोशल मीडिया से आपने एक चीज देखी होगी कि जो लोगों की विचारधारा है सोशल मीडिया से तो इकट्ठे आना चाहिए, बिकॉज आप ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं, बट वो तो उल्टा हो रहा है। वो तो एको चैम्बर्स बन रहे हैं कि जिससे आप और पोलराइज हो रहे हैं लोग पॉलिटिकली। हर देश में ऐसा हो रहा है, सिर्फ भारत में नहीं, हर देश में ऐसा हो रहा है। तो ये एक सोसाइटी के लेवल पे है। बट एक जो है, आप माने बैंक जो है, अगर एक इंडिविजुअल कस्टमर के लिए क्रेडिट डिसीजन ले रहा है, और अगर मॉडल्स में कुछ बायस है, तो वो कितना कितना लॉस हो सकता है बैंक को। तो ये अलग अलग लेवल पे है कि एआई कोई, क्योंकि एआई इतना, और स्पेशली जो जेन एआई है या जो फाउंडेशनल मॉडल है, वो झट जवाब दे देते हैं। वो कभी नहीं ना नहीं बोलते हैं, वो ना नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि इसने इतना जल्दी जवाब दे दे तो ये ठीक ही है। बट ये जो इसका एक्यूरेसी शायद 40 से 60-70% है इस समय। इसका हमें हमें अभी ये एहसास नहीं है हमें, बिकॉज जनरली जो हम यूज करते हैं वो इतना कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है, 60% भी है। बट ये हमें समझना पड़ेगा, और इसके लिए काफी जो है, जब एंटरप्राइज में जो एंटरप्राइजेस बड़ी कंपनीज एआई यूज करती हैं ना मनीष जी, वो इतनी आसानी से यूज नहीं करती हैं। उसमें बहुत गवर्नेंस होता है, बहुत चेक एंड बैलेंस होते हैं। किसी भी बड़ी कंपनी में इतने बड़े पैमाने पे अभी एआई को अप्लाई नहीं करा है बिकॉज ऑफ दीज कंसर्न्स। बट जब हम एज इंडिविजुअल यूज करते हैं तो हम तो बेधड़क यूज कर लेते हैं, इजंट इट? तो इसके लिए जो है बहुत जरूरी है, ऑल्दो मैं गवर्नेंस को लेके मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज अभी इनोवेशन की का समय है। तो अगर हमने बहुत गवर्नेंस की बात करी तो इनोवेशन को मार देंगे। बट डेटा प्रिवेसी, डेटा यूज को लेके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम एक चीज ग्लोबली ड्राइव करें तो डेटा स्टैंडर्ड्स को ड्राइव करना बहुत ही आवश्यक है, बिकॉज जो इनपुट मेन जो है एआई के लिए वो डेटा ही है, डेटा ही है। और उसमें प्रिवेसी का पॉइंट है कि आपका जो और मेरा जो डेटा यूज हो रहा है कहीं पे भी, हम एक लंबा सा चिट्ठे को अप्रूव कर देते हैं, बट हमने कभी पढ़ा तो है नहीं उसको। किसी और आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां पे तो पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या स्टैंडर्ड है। अब गाड़ी लेते हैं तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो क्या इसकी यूरो क्या एमिशन स्टैंडर्ड उससे पूरा है। तो ये एआई में क्यों नहीं होना चाहिए? व्हाई शुड यू एंड आई हैव टू मेक दैट चॉइस? इट शुड बी अ स्टैंडर्ड। ये डेटा प्रिवेसी स्टैंडर्ड होना जरूरी है। और ये जो मॉडल्स के लिए जो बायस की मैंने बात करी, जो कि गलत, जानबूझ के कुछ गलत तो नहीं किया जा रहा,
इसके लिए क्या प्रिवेंशन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ये एक हमें लेआउट करना जरूरी है। सो ये एआई गवर्नेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, बट डेटा को लेके डेटा स्टैंडर्ड्स इसका मूल है। बिल्कुल। और सर क्योंकि आपने ह्यूमन एज इन द एआई एज जो किताब लिखा है, और इसमें सर एक जो प्रमुख सवाल उठ रहा है कि एआई के एज में हम सब, मैं हूँ चाहे कोई हो हमारे सराउंडिंग में, वो अपने आप को कैसे रिलेवेंट रख सकते हैं? आपने इस बुक के ज़रिए क्या संदेश देने की कोशिश की है? देखिए, मेरा संदेश एक पॉजिटिव संदेश है कि हमें एआई से कोई डरना नहीं है। जो मानव है, हम उसका हमारी कैपेबिलिटीज मनीष जी बहुत विशाल है, और हम उसका सिर्फ एक फ्रैक्शन यूज करते हैं। हम उसका शायद 5 से, जो साइंटिस्ट बोलते हैं 5 से 20% यूज करते हैं। मेरे हिसाब से तो 5 से भी कम ही है। ठीक है, तो अभी जो मेरा बेसिक कहना है कि जो अगर हम अपना पूरा ह्यूमन पोटेंशियल को यूज कर सकें, तो वो हमें वो करना है। कुछ ऑटो सिलेबस नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई नई चीजें हमें बनानी है। इसमें दो तरीके से मैं इसको एक थोड़ा फिलोसॉफिकल आंसर दूंगा, फिर एक प्रैक्टिकल आंसर दूंगा। फिलोसॉफिकल आंसर है कि देखिए, जो एआई एज में जो भी हमने दुनिया का रचना करी है पिछले 200-300 साल में, वो बदलेगा अगले 10-15 साल में। ठीक है, मैक्सिमम, चाहे जल्दी भी हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा अर्ली मैन था, जिस तरह वो एक रिस्क टेकर था, ठीक है, बहुत साहसी था और बहुत एडवेंचरस था, बहुत ही वो, उस तरह से हमें वही रिस्क टेकिंग और एडवेंचरस स्पिरिट को वापस लेके आना है। ठीक है, बिकॉज क्या हुआ है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के होते हुए हम बहुत ही, लाइफ बहुत इजी हो गई है, तो हम बहुत ही रिस्क अवर्स भी हो गए। तो पहला तो ये है। दूसरा ये है कि हमें अपनी एक कॉन्शियसनेस को बढ़ाना जरूरी है। जहां पे एआई जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर लेगा, क्रिएटिविटी भी कर लेगा, तो भैया हमारा क्या रहा। बट क्रिएटिविटी ऐसे कोई लिमिटेड चीज नहीं है, बहुत ही बड़ी फील्ड है, बहुत ही बड़ी फील्ड है, और हमें उसको अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना जरूरी है। और मेरा तो बहुत इन्फ्लुएंस मेरे को एक इंडियन स्पिरिचुअल थिंकिंग से भी रहा है, और मैं यहाँ पे उसका बारे में जोड़ूंगा कि इवन 100 साल पहले हमारे कहीं, जैसे श्री अरविंदो रहे हैं, उन्होंने 100 साल पहले ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करी, उन्होंने सुपरमैन की बात करी। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि वो भी जरूरी है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे बड़ा करें कि हम एआई से कंपीट नहीं कर रहे हैं, हम उससे कहीं आगे सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये अर्ली मैन और सुपरमैन दोनों का मेरे हिसाब से ये मिश्रण करना जरूरी है। ये फिलोसॉफिकल बात रही। प्रैक्टिकल तरीके से 3 चीजें हैं, 3 C's, जो मैं आपके जो श्रोता है उनको मैं बताना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म में कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी जो एआई, मैंने पहले भी बात करी कि 40 से 60% कर पाता है। हमें लगता है कि 100% कर रहा है, बट 40 से 60% कर पाता है। जो एआई कर पाता है और जितना जरूरत है, उसका डिफरेंस इज कॉन्टेक्स्ट। बिकॉज जो डिसीजन मेकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, और हम जो एज ह्यूमन बींग्स चीजों को बहुत ही एक ब्रॉड तरीके से देखते हैं, मशीन वैसे नहीं देख पाती है। तो ये कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट जो है आता है आपका एक इंडस्ट्री नॉलेज से, ठीक है। तो जो हमने एक बात पहले करी कि टेक्निकल से ज्यादा, प्रोग्रामिंग से ज्यादा, अगर आप अलग अलग विषयों के बारे में समझेंगे, बैंकिंग समझेंगे, रिटेल समझेंगे, हेल्थ केयर समझेंगे, उससे आपको ज्यादा लाभ होगा। बिकॉज वो चाहिए एआई के साथ, और प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, एआई के साथ डोमेन नॉलेज चाहिए, जिससे कॉन्टेक्स्ट आता है। दूसरा सी है क्रिएटिविटी, और मैंने कई बार इसकी बात करी। बिकॉज थोड़ा सा भी मीडियम लॉन्ग टर्म देखेंगे तो ये क्रिएटिविटी ही रहेगी, बिकॉज जो भी आप उसको डिफाइन कर देंगे वो एआई कर पाएगा। बट एआई के चलते बहुत ही ज्यादा एक रीइन्वेंशन की अपॉर्चुनिटी है मनीष, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसके लिए सोच चाहिए, इसके लिए एक विशाल सोच चाहिए, क्रिएटिविटी से चाहिए, जो सेकंड स्किल है क्रिएटिविटी। और तीसरा है कनेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन, कि हम आपस में और कैसे जुड़ें। बिकॉज आप अगर थोड़ा सोचेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट और क्रिएटिविटी भी कहां से आता है, ये अकेले नहीं आता है।
ये तो कनेक्शन से ही आता है। सो ये 3 C's, कॉन्टेक्स्ट, क्रिएटिविटी और कनेक्शन, और इनको प्रैक्टिकली कैसे करा जाए ये मैंने किताब में एक पॉसिबल फ्रेमवर्क दिया है। पॉसिबल यानी मुमकिन है। P, प्रॉब्लम सॉल्विंग, O, ओपननेस टू चेंज, S, स्पिरिचुअलिटी, S, स्पोर्ट्स, I, इम्पैक्ट, B, बैलेंस, L, लीडरशिप एंड E, एंटरप्रेन्योरशिप। ये 8 चीजें हैं कि ये जो मैंने अर्ली मैन सुपरमैन की बात करी, फिर मैंने ये कॉन्टेक्स्ट, क्रिएटिविटी, कनेक्शन की बात करी, ये करें कैसे? तो ये 8 चीजें हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इससे आपकी जो ह्यूमन एज है एआई में, वो ये ऐसा वो आपको इंश्योर करेगी कि आप सिर्फ कंपीट नहीं करेंगे, आप सिर्फ सरवाइव नहीं करेंगे, आप जीतेंगे एआई एज में। एआई एज हम अगर इसको ठीक से करें, हम अपनी पूरी ह्यूमन स्किल्स पे फोकस करें, तो ये हमें आगे लेके जाएगी। बट अगर हम बैठे रह गए तो ये हमें डुबा देगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एआई को लेकर, उसके भविष्य को लेकर, उसके चुनौतियों को लेकर और जो चिंता की बातें उस डेटा को लेकर, डेटा प्राइवेसी को लेकर, तमाम बातें आपने इसमें कवर की। और ज़रूर आपके सर किताब भी श्रोता ज़रूर देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे एआई को लेकर। और हम सर फिर कभी इस मुद्दे को लेकर आपसे विस्तार में जब आगे देखते हैं इस एआई समिट का क्या नतीजा निकल कर आता है, किस तरीके से इनोवेशन भारत में होता है, तो हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो आज आपने सर द फेडरल देश के लिए अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई सुझाव है, कुछ और विषय पे आप किसी एक्सपर्ट से जानकारी जानना चाहते हैं, तो वो हम तक पहुँचाएँ, हम उनको अपने प्लेटफ़ॉर्म पर लेके आएँगे। और सर बहुत-बहुत शुक्रिया, नितिन सेठ जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि एआई की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू इस चर्चा में जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद।